तो दोस्तों मोदी जी ने बंगाल इलेक्शंस में जाकर व्लॉगिंग यहां पर स्टार्ट कर दी है। अब मोदी जी आपने एक्टर्स का बिजनेस तो खा ही लिया था, अब क्या यूट्यूबर्स का बिजनेस भी खाओगे? ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से मोदी जी को झटके दे रहे हैं, जो आगे चल के दिखाने वाला हूं, अगर वैसे ही चलता रहा तो मोदी जी व्लॉगिंग ही करनी पड़ जाएगी एज अ करियर ऑप्शन। अब इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। एंड साथ ही बंगाल में पहुंच चुके योगी आदित्यनाथ काफी प्यार भरी बातें कर रहे हैं। यहाँ की जनता और तो नहीं बंगला बोलेगी। एंड रेखा गुप्ता बीजेपी के प्रचार के लिए नहीं, बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए पहुंची है। बंगाल की मेरी हर बहन को 3000 रुपए मिलेगा। इसी के साथ बात करेंगे मेरठ में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में, जहां पर बीजेपी के अपने वोटर्स मोदी जी और योगी जी के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे हैं। क्या है मैटर आपको तसल्ली से दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप द बुड़बक के साथ। तो ईरान और अमेरिका के बीच में जो पीस टॉक्स होनी थी, वो पीस टॉक्स पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। एंड इन पीस टॉक्स के फेल होने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट करने वाला है। तालियां हो जाए यहां पर इनके लिए। 4 दिन पहले तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की बातें कर रहे थे, अब उसको ब्लॉक करने की बातें कर रहे हैं। जब पीस टॉक्स फेल हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके पूरी जानकारी दी। एंड इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ईरान ने हमारी मांगे नहीं मानी, इस वजह से ये डील नहीं हुई। अपनी पोस्ट में लिखा हुआ है कि ईरान ने हमारी बातें नहीं मानी, इसलिए डील नहीं हुई। आखिरकार कौन सी आर्ट ऑफ मेकिंग अ डील की किताब लिखी थी सर आपने? इसी के साथ यूएस का जो सेंट्रल कमांड है उसने भी ट्वीट कर दिया है कि ब्लॉकेट किया जाएगा एंड आवन जावन पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बंद हो जाएगा। बट सिचुएशन देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप की कितनी खस्ता हाल है। पहले डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देता रहा ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, इनफैक्ट गाली गलौच पे यहां पर उतर के आ गया। उसके बावजूद भी ईरान ने नहीं मानी। एंड जब ब्लॉकेट नहीं खुला तो डोनाल्ड ट्रंप खुद उतर गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए, जिससे कि कम से कम ब्लॉकेट का तो क्रेडिट मिल जाए। एंड 4 दिन पहले आपको बताया जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट बहुत ज्यादा खराब चीज है, बहुत गंदी बात है, लेकिन अब आपको इसके फायदे गिनाए जाएंगे 5 दिन बाद, जब यूएस इस ब्लॉकेट को कर देगा। इनफैक्ट ये जो ब्लॉकेट करने की बात करी जा रही है, आज ही ब्लॉकेट को स्टार्ट किया जाएगा। एंड ये एक सरासर अपने पैर पे कुल्हाड़ी है, क्योंकि पहले भी अमेरिका ये बात बोल चुका है एंड सबको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली अमेरिका में भी बढ़ते हैं। अब अगर अमेरिका ऐसे में एक और ब्लॉकेट यहां पर लगा देगा तो क्या अमेरिका में फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे डेफिनेटली। इससे एक बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का ही होने वाला है। लेकिन ये सब चीजें पहले सोची नहीं गई। जिन लोगों ने वॉर स्टार्ट करने से पहले नहीं सोचा, वो ब्लॉकेट करने से पहले क्या ही सोचेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को हम स्टोन एज में वापस ले जाएंगे। इनफैक्ट इस ट्वीट में भी वापस ये बात बोली गई कि ईरान को स्टोन एज में वापस ले जाएंगे। एंड साथ में एक आर्टिकल भी डाला गया। ईरान ने इस धमकी के बावजूद भी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला एंड ईरान के सबसे बड़े ब्रिज को भी यहां पर उड़ाया गया, उसके बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला, तो आखिरकार ये नया ब्लॉकेट बनाने से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोल देगा? थोड़ी सी अकल लगा लेते सर। अभी जो पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, इसमें आपको पढ़ाना चाहता हूं। एक लाइन डोनाल्ड ट्रंप ने आगे लिखी है, द ब्लॉकेट विल बिगिन शॉर्टली, अदर कंट्रीज विल बी इन्वॉल्व विद दिस ब्लॉकेट, ईरान विल नॉट बी अलाउड टू प्रॉफिट ऑफ दिस इलीगल एक्ट ऑफ एक्सटॉर्शन। जो कंट्री पिछले 1 साल से बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर इलीगल टैरिफ्स लगा रही है, इंडिया के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा दिया था यहां पे, वो कंट्री अब ये कह रही है कि ईरान को यहां पर हम एक्सटॉर्शन नहीं करने देंगे। ये तो वर्ल्ड एक्सटॉर्शन है। अबे जो तुम कर रहे थे वो क्या था? वर्ल्ड चैरिटी। अब डोनाल्ड ट्रंप के सन की दिमाग में ब्लॉकेट करने की बात आ चुकी है, तो डेफिनेटली ब्लॉकेट यहां पर होने वाला है। एंड यूएस की सेंट्रल कमांड ने भी इस बात पे ट्वीट कर दिया, तो अब ब्लॉकेट ये होने ही वाला है। लेकिन इस ब्लॉकेट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर, हमारे को तो ये जानना जरूरी है। तो अगर यहां पर एक और ब्लॉकेट होता है, सबसे पहले पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा इंडिया में। एंड अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो इन्फ्लेशन अपने आप ही यहां पर बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर फ्यूल के प्राइसेस यहां पर बढ़ते हैं इंडिया के अंदर, तो रुपए की वैल्यू और ज्यादा गिर जाएगी। लेकिन टेंशन की बात है, क्योंकि रुपया तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है यहां पे। ऑल्सो जो गल्फ में इंडियन वर्कर्स हैं, उनकी लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इससे पड़ेगा। लेकिन हमारे को क्या फर्क पड़ता है? हम यहां पर व्लॉगिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। मतलब पहले ईरान के ब्लॉकेट से जो इंपैक्ट कुछ ही कंट्रीज के ऊपर था, इनफैक्ट रिसेंटली इंडिया को तो यहां पर एक बेनिफिट मिल चुका था, बाकी सब कंट्रीज यहां पर सफर करने वाली। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ठरकी फाइल्स छुपी हुई है इजराइल के पास। इसी के साथ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मोदी जी की फॉरेन डिप्लोमेसी की खीखी यहां पर काफी बिगड़ने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अपने ट्रूथ सोशल पे एक और आर्टिकल यहां पर पोस्ट किया। इस आर्टिकल पे लिखा हुआ है, द ट्रंप कार्ड द प्रेसिडेंट होल्ड्स इफ ईरान वोंट बेंड अ नेवल ब्लॉकेड। अब इस आर्टिकल में एक पैराग्राफ है जहां पर इंडिया को प्रेशराइज करने की बात करी जा रही है डिप्लोमेटिकली। सोचो, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त थे एक टाइम पर। एंड मैं इसको यहां पर कोट करना चाहता हूं, इफ ईरान रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द फाइनल डील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफर्ड सैटरडे, ट्रंप कुड बॉम्ब तेहरान
back to the stone ages as he vowed, or he could reprise his successful blockade strategy to choke an already teetering Iranian economy and ratchet up diplomatic pressure on China and India by cutting them off one of their key sources of oil। मतलब ईरान को तो स्टोन एज में लेके जाने की बात करी जा रही है, दूसरी तरफ इंडिया और चाइना को यहां पर प्रेशराइज किया जाएगा उनकी ऑयल सप्लाई को कट करके। एक तरफ ईरान को स्टोन एज में लेके जाने की बात तो करी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना और इंडिया की ऑयल सप्लाई काटने की बात करी जा रही है। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो यहां पर जरा व्लॉगिंग कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, हेलो मित्रों। अब वर्ल्ड में बहुत पागल पागल लीडर्स आपने देखे होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत नेक्स्ट लेवल का पागल है एंड ये ऐसा कर भी सकता है। एंड ये कितने बड़े लेवल का पागल है ये आपको दिखाना चाहता हूं। रिसेंटली इसने फोटो पोस्ट करी अपने आप को जीसस दिखाते हुए। ये वही नॉन बायोलॉजिकल शिट है जो हमने 2024 के इलेक्शन में इंडिया में भी देखा था। इसका मतलब क्या, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को कॉपी करने लग रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जीसस वाली फोटो यहां पर इसलिए डाली क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पोप लियो के साथ यहां पर लड़ाई हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पोप लियो शुड स्टॉप केटरिंग टू द रेडिकल लेफ्ट। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से पोप लियो भी रेडिकल लेफ्ट का साथ यहां पर दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का साथ कोई नहीं दे रहा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप खुद ही जीसस बन चुके हैं। भाई ये आदमी सच में पागल है यार, ये इसको हटाओ यहां से। वैसे डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रंप की इस टाइम पर हर जगह पर पनौतियां लग रही हैं। एंड रिसेंटली एक और पनौती यहां पर लगी हंगरी इलेक्शंस में। हंगरी में इलेक्शंस हुए और विक्टर ओरबान जो है, जो कि 16 साल से वहां पर पीएम थे, वो हार गए। अभी विक्टर ओरबान का इलेक्शन कैंपेन काफी अच्छा चल रहा था। इसके बीच में ट्रंप ने कह दिया कि हम विक्टर ओरबान के साथ हैं एंड बकायदा जेडी वैंस गए विक्टर ओरबान के साथ कैंपेनिंग करने के लिए एंड अल्टीमेटली विक्टर ओरबान हार गए। मतलब वो बंदा जो 16 साल से पीएम बना बैठा था, डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट करी और वही इलेक्शन हार गया। अब मोदी जी का क्या होगा। अब यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील है वो इस टाइम पर फेल हो चुकी है। इसके पीछे दबे मुंह से बताया जा रहा है कि इजराइल एक बहुत बड़ा रीजन है। इनफैक्ट काफी लॉजिकल भी है कि इजराइल और नेतन्याहू इसके पीछे हो, क्योंकि एक और रीसेंट डेवलपमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। नेतन्याहू के ऊपर जो करप्शन ट्रायल चल रहा था उसमें टेस्टिमोनी को डिले कर दिया गया है सिक्योरिटी और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। टेस्टिमनी होनी थी एंड टेस्टिमनी होने के बाद नेतन्याहू का जेल जाना पक्का था, लेकिन नेतन्याहू के वकील ने यहां पर यह बोल दिया कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से टेस्टिमनी जो है उसको डिले कर दिया जाए एंड कोर्ट ने इस टेस्टिमनी को डिले भी कर दिया है। एंड आई थिंक ये अपने आप में सारी कहानी को क्लैरिफाई करता है क्यों यूएस ईरान के बीच में पीस नहीं हो रहा, क्यों आखिरकार यूएस ने इन द फर्स्ट प्लेस ईरान के ऊपर अटैक किया। क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू की कठपुतली बना हुआ है और नेतन्याहू जो है वो जेल जाने से बच रहे हैं। बट हमें क्या, हम तो बंगाल इलेक्शन में व्लॉगिंग करेंगे। हेलो मित्रों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मोदी जी बंगाल में इस टाइम पर भाषणबाजियां कर रहे हैं एंड भाषणबाजी भी कैसी अभी आपको दिखाऊंगा। मोदी जी एक भाषण में वेन्यू पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। सौरभ जोशी का भी धंधा खाओगे क्या मोदी जी। अब मोदी जी यहां पर फोन के साथ व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा व्लॉगर होगा जो खुद तो व्लॉगिंग कर रहा है लेकिन उस व्लॉगर को 4-5 कैमरामैन अलग अलग एंगल से शूट कर रहे हैं। ये कौन सी व्लॉगिंग चल रही है ये मोदी जी, यार क्यों करते हो ऐसी चीजें। ऑल्सो पूरा वर्ल्ड इस टाइम पर इस टेंशन में कि यार दूसरा ब्लॉकेड होने वाला है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं भैया, मोदी जी को कोई टेंशन नहीं है, जरा सा व्लॉग कर लो मित्रों। वैसे यार तुम लोगों की भी एक प्रॉब्लम है, तुम लोग मोदी जी को फालतू में हेट देते हो। देखो मोदी जी यहां पर एक्चुअली में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, रील बनाने में आत्मनिर्भर। ऑल्सो इलेक्शन हो और मोदी जी अपना वो एम्बुलेंस वाला ड्रामा ना करे। तो मोदी जी रिसेंटली सिलीगुड़ी पहुंचे और वहां पर फिर से वही एम्बुलेंस आ रही है, मोदी जी का कॉन्वॉय साइट हो गया। देखो कितनी जरूरी है ये एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस मोदी जी की रैली में से ही क्यों होकर के निकलती है, और जब ये एम्बुलेंस निकल रही होती है एकदम से कैमरा कहां से ऑन हो जाते हैं चैनल वालों के। इनफैक्ट ये एम्बुलेंस वाला जो स्टंट किया गया उससे जस्ट पहले मोदी जी के फेस पर एलईडी लगाकर यहां पर जलाया गया, जिससे कि मोदी जी का चेहरा दिख जाए कि मोदी जी ने साइड दिया एम्बुलेंस को, ड्राइवर ने नहीं, मोदी जी ने स्टीयरिंग साइड कर दिया। ऑल्सो अगर आप एम्बुलेंसेस को देखोगे तो 2 एम्बुलेंस कहां जा रही है, एम्बुलेंस में यहां पर पेशेंट है या नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं पता। पीएम के कॉन्वॉय में से कोई भी एम्बुलेंस यहां पर निकलकर चली जाती है। ये पक्का एक पीआर एक्टिविटी है, क्योंकि ये अगर पीआर एक्टिविटी नहीं होती तो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता था। एंड यार मोदी जी बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। ऑल्सो दिखाया जा रहा है कि मोदी जी को किसी की जान की कितनी ज्यादा परवाह है, लेकिन अफसोस मोदी जी को मणिपुर के लोगों की जान की कोई परवाह नहीं थी, तभी तो आज तक वहां पर जाके लोगों से नहीं मिले। इसके साथ भाषण में मोदी जी काफी डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा है कि टीएमसी ने 6000 करोड़ मदरसों के नाम कर दिए, लेकिन नॉर्थ बंगाल को फंड्स यहां पर एलोकेट नहीं करे। मोदी जी यहां पर मदरसे की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मदरसों के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट, लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार
पर्याप्त बजट नहीं देते। जब भी इलेक्शन होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है एंड ये इलेक्शन कमीशन ही गवर्न करता है, जो कि ज्ञानेश कुमार के अंडर आ रहा है इस टाइम पर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप धर्म के नाम पर राजनीतिक बयान नहीं दे सकते, आप जाति के नाम पर नहीं दे सकते और ऐसी बातें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी नहीं, हमेशा से खुलेआम बीजेपी के लीडर्स ऐसी बातें करते हैं एंड इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता उनके ऊपर। एंड गलती से अगर उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े कर लो तो ज्ञानेश कुमार कहते हैं ऐसे पूछना चाहिए क्या। इसी के साथ अमित शाह भी बंगाल में पहुंच चुके हैं एंड अमित शाह बंगाल में पहुंच के कह रहे हैं हमारे को वोट दो, उसके बाद हम फेंसिंग करेंगे वेस्ट बंगाल के आसपास। 7 साल हो चुके अमित शाह को होम मिनिस्टर बने हुए, अभी तक इनसे फेंसिंग नहीं करी गई बंगाल के अंदर। अब क्या करेंगे? जनता पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी। एक तो ये 45 दिन, 15 दिन, 20 दिन का चक्कर समझ में नहीं आता। बीजेपी ने यूपी इलेक्शन जीतने से पहले कहा था कि 15 दिन में सिलेंडर दे देंगे, आज तक वो 15 दिन नहीं हुए। इनफैक्ट अब यूपी के लोगों को सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर फेंसिंग की जो जुमलेबाजियां करी जा रही है उस पर भी जरा सा रियलिटी चेक आपको और कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। एक्चुअली में सेंटर और ममता बनर्जी के बीच में एक क्लैश यहाँ पर चल रहा है बॉर्डर के जमीन एलोकेशन को लेकर के। सेंटर ये कह रहा है कि ममता बनर्जी जमीन एलोकेट नहीं कर रही फेंसिंग करने के लिए, बाढ़ लगाने के लिए, उससे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रहे हैं कि जमीन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्चुअली में बीजेपी जो है बीएसएफ की प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है एंड ये स्टेट की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, ये ममता बनर्जी का कहना है। अब अगर मैं इसमें सेंटर की बात ही एक बार को यहां पर मान लेता हूं कि सेंटर सही बोल रही है, ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही है, तो आखिरकार ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं करा गया? इतने बड़े कांड के बावजूद भी किस चीज के लिए बैठे हुए थे यहां पर ये लोग? अब अगर सेंटर ने ममता बनर्जी की सरकार को सस्पेंड नहीं किया तो इस पूरे केस में सेंटर भी एक कल्प्रिट अपने आप ही यहां पर बन जाता है। तो आखिरकार ये सरकार में आने के बाद फेंसिंग कैसे कर देंगे, कौन इनके ऊपर यकीन करे? इसी के साथ योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आ चुके हैं एंड योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि बंगाल में तो सिर्फ बंगला बोली जाएगी एंड ये बात योगी जी ने हिंदी में बोली है। तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहाँ की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता उर्दू नहीं बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी। टीएमसी के एक मेयर ने क्या कहा है, ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी एंड रिसेंटली टीएमसी के मेयर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट 2023 के एक वीडियो को क्लिपिंग यहाँ पर यूज किया जा रहा है बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, जिसमें टीएमसी का मेयर ये बात बोल रहा है, लेकिन टीएमसी का मेयर ये कहीं नहीं बोल रहा कि बांग्ला नहीं बोलने देंगे एंड बांग्ला हटा करके हम उर्दू बुलवाएंगे लोगों से। एक्चुअली में इसका कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज्यादा अलग है। उर्दू को सेकेंडरी लैंग्वेज बनाया गया था वेस्ट बंगाल के अंदर 2023 में एंड उसमें थैंक यू नोट में बात बोली गई थी, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बोला गया था कि बंगला को हटा दिया जाएगा और सिर्फ उर्दू बुलवाई जाएगी किसी से। अब यार इलेक्शन में जाकर के योगी आदित्यनाथ यहाँ पर धर्म की राजनीति ना करे तो फिर योगी आदित्यनाथ की तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन से ऐसे में क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या? ऑल्सो रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंच चुकी है। क्यों बुलाया इनको मोदी जी? एक्सपोज ही करना था तो किसी अपोजिशन से करवा लेते, अपने ही लोगों से एक्सपोज करवा रहे हैं। रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंच के कह रही है जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो महिलाओं को यहाँ पर पैसा बांटा जाएगा। फ्री बीज की बात जो मोदी जी ने कहा था गलत चीज होती है, खैर वो सब तार यहाँ पर कंफ्यूजन में जुड़ चुके हैं। लेकिन साथ में रेखा गुप्ता ये कह रही है कि बंगाल में मिलेगा, दिल्ली में भी पैसा मिलेगा, विच क्लियरली शोज कि जो प्रॉमिस 1 साल पहले किए थे वो अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं। दिल्ली में 2500 रुपए बांटने की बात करी गई थी 1 साल पहले एंड अभी तक किसी को भी पैसा नहीं मिला है। बंगाल में कहां से मिलेगा? दीदी ने बोला है बंगाल की सब बहनों को हर महीना 3000 रुपए मिलेगा, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, असम में और दिल्ली में भी मिलने वाला है। ऐसे ही बंगाल की मेरी हर बहन को 3000 रुपए मिलेगा ताकि वो मजबूती से अपना घर चला सके, सम्मान का जीवन जी सके, किसी साहूकार के आगे उसको हाथ ना फैलाना पड़े। एंड कहा ये मोदी जी फ्रीबीज के चक्कर में पड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बंगाल में, इनफैक्ट बिहार में भी दिए, वहां पर तो वापस भी मांग लिए 10,000 रुपए। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है, कोई भी आदमी अगर अच्छा काम करेगा तो उसको पैसे नहीं बांटने पड़ेंगे। अगर मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा तो मुझे आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे उस वीडियो को देखने के लिए, आप अपने आप उस वीडियो को देखने आओगे, हो सकता है आप ही पैसे देकर चले जाओ। अब बंगाल में क्या होगा ये तो टाइम आने पर पता चलेगा, लेकिन अभी यूपी के मेरठ में काफी कुछ हो रहा है। बीजेपी के सपोर्टर्स योगी और मोदी जी के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं। एक्चुअली मैटर यहां पर है मेरठ के सेंट्रल मार्केट का। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑर्डर दिया जहां पर बहुत बड़े लेवल का इवैक्यूएशन और डिमोलिशन ड्राइव चलाई जाएगी मेरठ की सेंट्रल मार्केट में एंड वहां के जो ट्रेडर्स हैं वो सड़कों पे उतरे हैं बीवी और बच्चों के साथ, क्योंकि उनकी दुकान भी जाएगी एंड उनका घर भी यहां पर जाने वाला है। अभी किस चीज की दुकान थी? मेरी दुपट्टे की दुकान थी सेंट्रल मार्केट में। 40 सालों से
35 सालों से, सन 95 से बैठा हुआ वहां पर मैं, उसमें भी सील लगा दी उन्होंने। अभी रोजी रोटी पे संकट है, परिवार कैसे चलेगा? क्या परिवार पैसे ही नहीं है भैया, ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं, हम कहाँ जाए? कटोरा मांगे? योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, अमित शाह तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। अब ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मेरठ के सेंट्रल मार्केट की सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगी एंड वो लोग क्लियरली कह रहे हैं कि हम सालों से बीजेपी के वोटर्स हैं, लेकिन अब बीजेपी को कभी वोट नहीं करने वाले। देखो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो बुलडोजर एक्शन के ऊपर लोगों की मजाक उड़ाते हैं, हंसते थे बुलडोजर एक्शन के ऊपर, नहीं करना चाहिए था ऐसा बिल्कुल भी। लेकिन अब ये बात बोलकर इन लोगों पर हंस नहीं सकते, क्योंकि यार किसी का भी घर, किसी की भी दुकान टूटना जस्ट बिकॉज वो किसी और टाइम पे हंस रहा था, वो सही बात नहीं है यार। तुम लोग बीजेपी को कॉल आउट करते करते बीजेपी के चिंटुओं जैसे नहीं बन सकते एंड दिस इज द बॉटम लाइन। ये तुम्हें हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। अब ये ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स के ऊपर बीजेपी कई बार अपनी मोहर यहां पर लगा देती है एंड राम मंदिर उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिसको बीजेपी कहती है ये तो हमने करवाया है, जबकि वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था जहां पर दोबारा राम मंदिर बनाने की बात करी गई। लेकिन इन ऑर्डर्स में बीजेपी कोई भी यहां पर दखल अंदाजी नहीं कर रही, चुपचाप बैठी हुई है, उनके अपने वोटर्स के घर यहां पर तोड़े जा रहे हैं। एक्चुअली बीजेपी को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि चाहे हम हिंदुओं के घर तोड़े, मुसलमानों के घर तोड़े, किसी के भी घर तोड़े, वोट जो है अल्टीमेटली लोग घूम फिर के हमारे को ही देंगे, क्योंकि हम एंड में यहाँ पर धर्म की राजनीति करना शुरू कर देंगे, लोगों के अंदर डर पैदा करना शुरू कर देंगे अलग अलग धर्मों के नाम पर। अब जिन लोगों का घर यहाँ पर टूट रहा है वो तो सबक ले ही चुके हैं, लेकिन सबक उन लोगों को लेना चाहिए जिनके घर अभी सलामत है, क्योंकि जब जंगल में आग लगती है तो सिर्फ 2-4 पेड़ों में नहीं लगती, पूरे जंगल में आग लगती है और आपके अपने घर में भी लग सकती है वो आग। अगर तुमने आज गलत को गलत बोल के उसके अगेंस्ट स्टैंड नहीं लिया तो अगला घर तुम्हारा भी गिर सकता है, ये बात याद रखना। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा एंड जाते जाते आशा भोसले को एक ट्रिब्यूट पे करना चाहूंगा। आशा भोसले जो कि एक प्लेबैक सिंगर थी, बहुत बड़ी सिंगर थी, उनकी कल मृत्यु हो गई एंड 12,000 गाने रिकॉर्ड किए थे यार आशा भोसले ने। सोचो हमें 12,000 गाने सुनने में कितना टाइम लगेगा, उन्होंने 12,000 गाने रिकॉर्ड किए एंड इसलिए आशा भोसले को एक ट्रिब्यूट यहां पर जाते जाते देना चाहता हूं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी आशा भोसले को जरूर ट्रिब्यूट देना। एंड मोदी जी के हेलो मित्रों कैसे हो के बारे में आपका क्या सोचना है, डोनाल्ड ट्रंप का जो ब्लॉकेड होने वाला है इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में भड़ास जरूर निकालना।